आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट का होता है ना, तो आप इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है एग्रीगेट एक एग्रीगेट बना लेते हो, फिर उनको जो है ना आप देखते हो माइक्रोस्कोप से, तो उनको आप मिलिट्री बॉडीज कह रहे होते हो, और ये आपके प्रेजेंट होते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में। A 55-year-old male alcoholic presenting with symptoms of liver disease and is found to have mildly elevated liver enzyme. A liver biopsy examined with a routine H&E stain reveals abnormal cleared spaces in the cytoplasm. अब आप ये देखो, एक तो वो लीवर एंजाइम्स रेज हैं आपके, ठीक है, मतलब लीवर डिजीज है, अल्कोहलिक है, और क्लियर स्पेसिस हैं इन साइटोप्लाज्म ऑफ मोस्ट ऑफ हेपेटोसाइट्स। तो ये फैटी कम्युलेशन होती है हेपेटोसाइट्स में। व्हाट इज द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉज, तो यहाँ पर स्टीरोटोसिस होता है। फैटी कम्युलेशन इन हेपेटोसाइट इज स्टीरोटोसिस, ठीक है। अच्छा, पीटी इज यूज फॉर जॉन्डिस। आपको पता है लिवर डिजीज में जो है आपका पीटी डिरेंज होता है, तो आप जो पीटी करवा रहे होते हैं, तो जॉन्डिस आपका लिवर डिजीज को शो कर रहा है यहाँ पे। 124 है फीचर ऑफ एसिड फास्ट बेसलाइन टीबी माइकोलिक एसिड। जो एमटीबी होता है इसके अंदर माइकोलिक एसिड होता है, इसलिए जो ये जिनसा स्ट्रेन नहीं लेता, इसके लिए आपने एसिड फास्ट करना होता है स्टेन। अच्छा, स्टूडेंट एग्जामिनिंग स्टेनिंग विच शोज ग्राम पॉजिटिव कोकाइन चेन मेनी एटम्स मेड बट कैन नॉट बी कल्चर्ड, व्हाट अदर टेक्निक्स, तो फिर आप उसकी serology करते हो। 126 है सल्फर ग्रैन्यूल्स। आपको पता है आपके एक्टिनोमाइसीट्स में होते हैं। 127 ऑन माइक्रोस्कोपी लिम्फ नोड बायोप्सी स्पेसिमेन ग्रेनुलोमा विद कैशियस नेक्रोसिस फाउंड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टीबी, व्हाट शुड बी लुक्ड फॉर। अच्छा, आपको जो है कैशियस नेक्रोसिस मिलके नेक्स्ट आप जो ना डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एएफपी करते हो स्पूटम में, जो आप एएफपी देखते हैं, ठीक है, सिर्फ पास बस ले जो आप स्पूटम में देखते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एएफपी। नेक्स्ट स्टेप ये है। ट्रॉली अकर इन 6 आवर, ये बार बार आता है। ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड acute lung injury तो 6 आवर। एम्बुलेंस इन वन ऑफ ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, तो इंक्रीज वी बाई क्यू। आपको पता है एम्बुलेंस जो है या पल्मोनरी एम्बुलिज्म सारा जो है या कि परफ्यूजन को डिक्रीज कर देता है, तो इससे आपकी रेशियो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो वी बाई क्यू इंक्रीज। 130 विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन थिक लूप विद लेस मेजेंट्री फैट एंड लॉन्ग वेजरेक्टर। लॉन्ग वेजरेक्टर जो है जजनम है, लेस मेजेंट्री और लॉन्ग वेजरेक्टर, तो ये आपका डेजनोमीटर। फाइबर्स ऑफ कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक आर डिकसेटेड इन मेडुला। मोस्टली डिकसेशन आपकी मेडुला में हो रही होती है। अच्छा, और जो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है वो कौन से ट्रैक में होता है, पैरामिडल के एक्स्ट्रा पैरामिडल? pyramidal. बाकी भी टाइप के pyramidal. हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा पैरामिडल में कौन से इन्वॉल्व हो रहे होते हैं? Vestibulo और रूब्रो। बिल्कुल। और जो, ठीक है, और वोलेंट्री मूवमेंट्स कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हम्म पैरामाइड corticospinal। हाँ जी, पैरामिड या कॉर्टिकोस्पाइनल। और मूवमेंट्स को, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स? एक्स्ट्रापैरामिडल। हाँ जी। और हाँ, और कौन वो, अच्छा बेसल गैंग्लिया उसमें बेसल गैंग्लिया आपके इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए डिस्फंक्शन मूवमेंट डिस्फंक्शन भी उसी में होता है। अच्छा, वेरी गुड, याद है आपको। 132 एन elderly obese man with severe atherosclerosis developed acute abdominal pain on laparoscopy. Small intestine was dark purple in color. Superior mesenteric artery was atherosclerotic and thrombosed. Mesenteric vein patent। वेन जो है ना, इसको पेटेंट कह के वो जो है ना आपके रेड इन्फार्क्ट को रूल आउट करते हैं हमेशा इसमें। तो ये पैथोलॉजी आपकी होती है वेट गैंग्रीन। इंटेस्टाइन के आपके जो है ना वेट गैंग्रीन होती है। 133 अटैच जेमिनल गैंग्लियन लोकेटेड एपेक्स ऑफ पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। अच्छा, ये ना पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपका ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है। अच्छा, इसका लिखा भी यही होता है, एट द एपेक्स ऑफ पिट्रस टेम्पोरल बोन द फ्लोर ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा, ठीक है, ये आपका पिट्रस पार्ट पड़ा हुआ है, एपेक्स ऑफ पिट्रस पार्ट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 134 है फ्रंक्लोसिस ऑन टिप ऑफ नोज, तो ये आपके सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। 135 है पेशेंट हैविंग वेसिकल्स ऑन लेटरल फोरहेड एंड मीडियल साइड ऑफ आई एंड एला ऑफ नोज विथ स्वेयर फेशियल पेन एंड हेडेक। अच्छा, आप ये इसको ऑप्थेल्मिक समझ रहे होते हैं, ठीक है, मीडियल साइड ऑफ आई और एला ऑफ नोज, लेकिन यहाँ पे जो है ना मैक्सिलरी होती है, यहाँ को दिखाती हूँ, ये देखो, ऑप्थेल्मिक है आपके नोज तक, लेकिन एला इसको कहते हैं, जो ना दोनों आपके नोस्ट्रिल्स वाली साइड होती है ना, इसको एला ऑफ नोज कहते हैं, तो ये आपकी मैक्सिलरी है, ठीक है।
135 पेशेंट हैविंग, अच्छा हो गया। क्वेश्चन नंबर 136 है, इफ अकोमोडेशन टू रिमेन इंटैक्ट एंड लाइट इज एब्सेंट व्हाट विल बी डैमेज। तो ये प्रीटेक्टल एरिया आपको उसमें लाइट रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट होता है आपका। लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स बट इन डायरेक्ट अकोमोडेशन ये आपका प्रीटेक्टल में होता है, या जो है मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिफेस होते हैं। लॉस ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स जो है आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स, क्योंकि अकोमोडेशन सीधा आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाता है। और दूसरा है लॉस ऑफ अकोमोडेशन प्लस थर्ड क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट, तो ये आपकी मिड ब्रेन की होती है लीजन ड्यू टू एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। ठीक है। 137 a patient has internal capsule lesion positive मीन्स के साइन व्हाट एल्स विल यू फाइंड। अच्छा ये पेंडुलर नीजक लिखा होता है इन्होंने हमेशा, ठीक है। हालांकि ये लेकिन आपने याद रखना है पेंडुलर नीजक जो है ना सेरिबेलम इज ग्रेटर, मतलब सेरिबेलम का ये ज़्यादा डायग्नोस्टिक फीचर है ना कि अपर मोटर का। ठीक है, एक बच्चे ने वो उधर वो सीक्वेंस लिखा था, लेकिन ये आपका सेरिबेलम का ज़्यादा डायग्नोस्टिक फीचर है। अपर मोटर में जो है क्लोनस होता है, रिफ्लेक्स हाइपर रिफ्लेक्सी होता है, पर इस तरह से पेंडुलर नीजक उसमें यूजुअली नहीं होती है। लेकिन इधर जो है हमेशा जो इन्होंने इसी को चूज़ किया होता है पेंडुलर नीजक को, तो आपने जो है ना इधर पेंडुलर नीजक ही लगाना है। सी एस एफ अब्जॉर्प्शन, आपको पता है सी एस एफ की अब्जॉर्प्शन ए से रेकनोइड ग्रेनुलेशन। अब जो आपके रेकनोइड ग्रेनुलेशन है ना वो सब रेकनोइड स्पेस से ही ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए इन्होंने इसको चूज़ किया हुआ है। और फिर वो एक्सटेंड कर रहे होते हैं आपके ये ड्यूरल वेनस साइनसेस तक। ठीक है, वो ओरिजिनेट करते हैं सब रेकनोइड स्पेस से, फिर वो एक्सटेंड कर जाते हैं ड्यूरल वेनस साइनसेस तक। तो इसलिए अब्जॉर्प्शन में जो है ना आपने रेकनोइड ग्रेनुलेशन याद रखना है, और स्पेस तो आपने सब रेकनोइड स्पेस याद रखनी है। फर्स्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा सीलिएक ट्रंक, फर्स्ट ब्रांच आपकी एब्डोमिनल एओर्टा की होती है इंफीरियर फ्रेनिक, लिखें साथ। ठीक है, ये रफी में बताया हुआ, अगर आपकी इंफीरियर फ्रेनिक ऑप्शन में हो तो आपने उसको चूज करना है। सेकंड आपकी होती है सीलिएक ट्रंक। ये आप देखो, इंफीरियर फ्रेनिक इसकी फर्स्ट ब्रांच है, फिर आपका जो है ये सीलिएक है। ठीक है, मैम ये एनसीएस वैनिक आर्टरी किसको सप्लाई करती है? ये नहीं मैंने अब देखा इंफीरियर फ्रेनिक का, ये आपको मैं देख के बता दूंगी, अब मैंने पढ़ा नहीं एक्चुअली, मुझे लगा नहीं था ये। अच्छा जो आपकी लेकिन फर्स्ट ब्रांच आपने ये याद रखनी है, सीले एक दिया होता है यूजुअली, फ्रेनिक नहीं दिया होता ऑप्शंस में। तो आपने याद रखना जो फर्स्ट ब्रांच है वो आपके इन्फीरियर फ्रेनिक की होती है। ठीक है। 140 है, पेशेंट प्रेजेंटेड इन सेमी कॉन्शियस कंडीशन विद सब क्लेवियन स्टिल सिंड्रोम, ब्लड सप्लाई टू विच आर्टरी। तो ये आपको रेटिकुलर आर्टरी आपको पता है। अच्छा किसी और को पता है इन्फीरियर फ्रेनिक का वो बता दिया, वरना फिर मैं ग्रुप में ही बताऊंगी। अच्छा 141 है, नेक्स्ट पेज। 141 है, a patient was operated for abscesses in posterior triangle of neck, now cannot raise her arm overhead। अच्छा आपको तो ओवरहेड जो आपकी एबडक्शन हो रही होती है वो ट्रेपीजियस करार होता है, और जो कि स्पाइनल पार्ट ऑफ नर्व से सप्लाई होता है, और जो कि प्रेजेंट होती है आपकी पोस्टीरियर ट्रायंगल में। ठीक है, और मुझे बताएं इसका जो है अब्स पॉइंट की ये सुपीरियर पड़ी होती है कि इंफीरियर, स्पाइनल जो नर्व है आपके अब्स पॉइंट से क्या रिलेशन होता है, एमसीक्यू था। ओके ठीक है, डायफ्राम एंड एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर नसरीन। अच्छा मुझे स्पाइनल नर्व का रिलेशन बता दें अब्स पॉइंट से। सॉरी हाँ, अब्स पॉइंट ही होता है ना उसका। अच्छा ये मुझे किसी बच्चे ने पिक्चर भी भेजी थी। अच्छा ये अबव प्रेजेंट होती है उसके, ठीक है, अबव अब्स पॉइंट, ये आरडी वाला। ठीक है, ये इसका पोस्टीरियर ट्रायंगल में ये रिलेशन होता है, ये एमसीक्यू भी था फर्स्ट पेपर में। स्पाइनल नर्व का। अच्छा 142 है, पेशेंट हैज माइक्रोशिया एंड मेल डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल रोटेटरी कैनाल ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेकियल आर्च। ये जो फर्स्ट और सेकंड इससे आपकी जो दोनों से ईयर की बोन्स वगैरह बन रही होती हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को आपने चूज करना है। टर्शियरी विलस कंटेन फीटल वेजल्स, जब भी आपकी वेजल्स आ जाए ना तो आपने उसको हमेशा टर्शियरी लगाना है। तो बार बार एमसीक्यू आता है तो ना आज इसकी पिक्चर ही सेव कर ली थी। अच्छा जहाँ सिंचियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट आते हैं वो आपका मेसोडर्मल आ जाती है ना, कोर मेसोडर्मल या मेसोडर्म का भी बताया होता है, तो सेकेंडरी आ जाता है, और जब वेजल्स आ जाते हैं तो आपका टर्शरी होता है वो। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, फोर्स्ड एक्सपिरेशन मेनली थ्रू,
नहीं। क्वेश्चन नंबर 144 है, पेशेंट विद एडिसन डिजीज प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी विद विच कॉम्प्लिकेशन। आपको पता है एडिसन में जो है आपका एड्रिनल इनसफिशिएंसी होती है ना, आपके मिनरल ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कुछ भी नहीं रिलीज हो रहा होता। तो डिक्रीज एल्डोस्टेरोन होती है, उसकी वजह से जो है आपका वो पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा होता, जो आपका पोटेशियम जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, हाइपरक्लेमिया हो जाता है आपका। ठीक है, तो हाइपरक्लेमिक क्लेमिक पैरालिसिस के साथ पेशेंट आते हैं यार में। 145 फोर्स एक्सपिरेशन मेनली थ्रू। अब आपको पता है क्वाइट एक्सपिरेशन जो है वो आपका पैसिव प्रोसेस होता है और वो इलास्टिक रिकॉइल के थ्रू हो रहा होता है। जब फोर्स तो फिर उसमें मसल आ जाता है। अब एक्सपिरेशन के लिए आपका इंटरनल इंटरकोस्टल होता है, एक्स फॉर इन एक्सपिरेशन के लिए इंटरनल इंटरकोस्टल। 146 यंग मैन सस्टेन्ड आरटी। डॉक्टर आलिया, अगर इंटरनल इंटरकॉस्टल मेंशन ना हो तो क्या? अच्छा, इंटरनल इंटरकोस्टल ना हो तो इसके ना असेसरी मसल्स भी होते हैं, फिर आप उनको चूज कर लीजिएगा। अब्डोमिनल मसल्स तो ना आपके इंस्पिरेशन में होते हैं, फोर्सफुल में। ये जो आपके बाकी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड वगैरह होते हैं ना, असेसरी मसल्स जिनको कहते हैं, वो फिर आपके जो है ना एक्सपिरेशन में होते हैं। और जो अब्डोमिनल होते हैं वो आपके इंस्पिरेशन में होते हैं, फोर्सफुल में। ठीक है। 146 a young man sustained RT with multiple rib fracture has difficulty in breathing. You notice that he is moving more during breathing, which muscle help him in breathing? तो ये आपका एक्सटर्नल ओब्लिक होता है। ये सारे ब्रीदिंग वाले मसल्स का ना एक ही एक्सप्लेनेशन दी होती है डब्ल्यू की जगह पे। तो उधर आपको पता होना चाहिए कि आरटी का पेशेंट है और वो ड्यूरिंग डिफिकल्ट ब्रीदिंग है एंड ही इज मूविंग मोर ड्यूरिंग ब्रीदिंग, विच मसल हेल्पिंग हिम इन ब्रीदिंग। तो आपका ये एक्सटर्नल ओब्लिक होता है। ठीक है, एक्सटर्नल ओब्लिक। 147 patient after trauma, all muscles of abdomen and chest paralyzed, still breathing। तो ये आपकी बिलो 5 इंजरी होगी क्योंकि फ्रेनिक नर्व की C3 C4 C5 है वो इंटैक्ट है, वो ब्रीदिंग आपकी करवा रही है। उसके बिलो जो है आपकी डैमेज हुई है, नर्व इंजरी सॉरी लेवल तक उसके नीचे सारी इंजरी हुई है और पैरालिसिस हो गया। 148 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेंजाइटिस हेप्सिस। अच्छा, फ्रेंजाइटिस के लिए मोस्ट कॉमन जो है ना आपका ये ग्रुप है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है। और ये आपका जो है टॉन्सिलर रेप्सिस बीमारी होता है जिसको क्विंसी कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंजाइटिस के लिए आपका मोस्ट कॉमन जो है ग्रुप ए है, स्ट्रेप्टोकोकस। 149 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन पैनक्रियाज। अल्फा, अब आपका पता और एक्सोजनस दोनों फंक्शन होते हैं। एंडोजनस में अल्फा सेल्स ग्लूकागोन प्रोड्यूस कर रहा है, बीटा जो है इंसुलिन कर रहा है, डी जो है वो आपके स्मेटोस्टेटिन प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस सेल उसमें प्रेजेंट नहीं होते। और सीरस जो है ना, सीरस वैसे आपके ना पैरोटिड ग्लैंड्स में ये सीरस और म्यूसिनस होता है, लेकिन एसिनार सेल्स जो है ना आपके वो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस कर, वो सीरस की तरह ही एक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि वो वाटर रिच एंजाइम होते हैं आपके। ठीक है, तो म्यूकस सेल्स एब्सेंट रहते हैं पेनक्रियाज में। 150 which of the following substance is more concentrated at the end of PCT as compared to beginning। अच्छा, पीसीटी ने में आपकी मोस्टली 65 to 70% अब्जॉर्प्शन वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की हो जानी है। ठीक है, बाइकार्ब ने भी अब्जॉर्ब हो जाना है, ग्लूकोज ने 100% हो जाना है, कैल्शियम ने भी हो जाना है, सोडियम की भी एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जानी है। क्रेटिनिन की नहीं होती रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो उसकी और यूरिया और क्रेटिनिन दोनों की नहीं होती ना, तो फिर वो ऐसी जो है आपका आगे वो क्या कहते हैं उसको डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में चले जाते हैं। ठीक है, क्रेटिनिन ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस है। ठीक है, वो ज़्यादा अमाउंट में अभी प्रेजेंट है वहाँ पे, फिर वहाँ से आपका मजीद जो है वाटर अब्जॉर्प्शन हो जाती है डिसेंडिंग में, फिर क्रेटिनिन और कंसनट्रेटेड हो जाता है। ठीक है, बाकी सारे जो हैं अब्जॉर्ब हो जाते हैं पीसीटी में सिवाय क्रेटिनिन के, तो इसलिए ये जो है ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है एट द एंड ऑफ पीसीटी। 151 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ इंसुलिन जो है आपका ग्लूकोज होता है। अगर ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, कम होता है तो इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था इंसुलिन के स्टिमुलेटर और इनहिबिटर्स, किसी एमसी में एक्सप्लेनेशन दी हुई थी ना, तो उसमें ग्लूकोज भी था। 151 है, नॉट गिवन ओरली बिकॉज हाईली फर्स्ट पास इफेक्ट इन एक्टिवेशन बाय लिवर एड्रेनालिन। ये ग्रुप में किसी ने पूछा होता है, जब इसका हाईली फर्स्ट पास इफेक्ट होता है इसका मतलब क्या है, ये जल्दी मेटाबॉलिज्म हो जाता है इसका, और इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, इसलिए इसको ओरली नहीं देते हैं एड्रेनालिन को। 153 न्यूट्रिशनल स्टेटस कैन बी असेस थ्रू एल्बुमिन एंड टीआईबीसी। ठीक है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नहीं लगाना आपने, एल्बुमिन और टीआईबीसी लगाना है न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए। 150 वर पेशेंट ड्यूरिंग आरटी सस्टेन्ड सैक्रल इंजरी ही प्रेजेंटेड विद ओवरफ्लो एंड कॉन्टिन्यूस। ये एएओ वाला जो है ओवरफ्लो ये आपका पैरासिम्पथेटिक में होता है, और एट सैक्रल रीजन इंजरी भी दी हुई है।
अगर क्वेश्चन जो है ना 155, ये स्टेज 4 सर्वाइकल कार्सिनोमा लिम्फेटिक ड्रेनेज। अरे इसका पहले जब आया था तो हमने इंटरनल और एक्सटर्नल आईलेक चूज़ किया था ना, क्योंकि उसमें इंटरनल आईलेक दिया नहीं हुआ था। लेकिन जो स्टेज 4 होता है ना वो आपके सारे लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करता है सर्विक्स के। ठीक है, इंटरनल आईलेक, एक्सटर्नल आईलेक, पैरायोटिक। तो इधर इन्होंने जो है ना इंटरनल आईलेक को चूज़ किया हुआ, इंटरनल और एक्सटर्नल आईलेक लिम्फ नोड्स के ऊपर। ठीक है, तो ये फिर मैंने पास पेपर्स में और ग्रुप में डिस्कशन में देखा तो उन्होंने कहा था प्रोस्टेट और सर्विक्स के लिए जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है या फर्स्ट होता है तो वो आपका इंटरनल आईलेक ही होता है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्टेज 4 जो है वो सारे लिम्फ नोड्स को आपके इन्वॉल्व करता है और सारे रिमूव करने पड़ते हैं सर्जरी अगर करनी हो। और जो पीछे हमने एमसीक्यू में इंटरनल और एक्सटर्नल आईलेक चूज़ किया था वहाँ पे अलग से इंटरनल आईलेक का ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है, तो अभी हम जो है इस की को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, मुझे भी जो है ना सिर्फ इंटरनल आईलेट तो उसमें तो ड्रेनेज नहीं होती ना उसकी, लेकिन आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए इन्होंने इसको प्रेफर किया होगा। तो आप लोग भी अभी यही की रखें। 156 a 60-year-old man presented in OPD with complaint of hematuria and increased only frequency on diary. There is stony hard mass cell that is prostate lymphatic drainage. तो इसकी भी आपके इंटरनल और एक्सटर्नल आलिएक होती हैं। एक्सटर्नल आलिएक नहीं भी दिया होता तो आपने सेक्रल चूज कर लेना। Informed consent is important. It provides participant with all the information regarding risk, benefit and alternatives. ठीक है, उसको आप हर चीज़ बताते हो फिर वो खुद चूज़ कर रहा होता है। इस तरह से वो मतलब कि डॉक्टर पे नहीं आती जिम्मेदारी। 158 इफ टेम्परेचर ऑफ सेट पॉइंट इंक्रीज देन देयर विल बी डिक्रीज इन स्वेटिंग। ठीक है, एक जो आपका बॉडी का जो है ना सेट पॉइंट इंक्रीज कर दो तो जो अभी बॉडी की आपका टेम्परेचर है वो फिर एक हाइपोथर्मिक स्टेट बन जाती है। ठीक है, अभी जो मेरा टेम्परेचर होगा थर्मोस्टेट का उसके हिसाब से मेरी बॉडी ने टेम्परेचर को मेंटेन किया होता है। या वो जो अभी उस दिन डॉक्टर मासूमा ने वो फीवर का भी बताया था। ठीक है, डॉक्टर मासूमा आप दोबारा वो फीवर वाला टाइप कर देंगे नीचे। इंटरनल इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल ऑलवेज। हाँ, इंटरनल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मुझे ये स्टेज 4 इन्होंने लिखा हुआ है ना तो उसमें तो आपके सारे लिम्फ ड्रेनेज इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए मुझे था कि इंटरनल आलिया को अलग, खुद सिर्फ इंटरनल आलिया को चूज़ क्यों किया हुआ है। वो ग्रेटर है ऑफ कोर्स बाकियों से इंटरनल आलिया। ठीक है, इंटरनल आलिया अलग से हो तो उसको चूज़ करें, ना हो तो आप दोनों को इंटरनल और एक्सटर्नल को करें। डॉक्टर मासूमा क्लास में है। खैर आपका जब जो है ना थर्मोस्टेट का सेट पॉइंट जो आपकी बॉडी का है ना वो इंक्रीज हो जाता है तो फिर आपकी जो है स्वेटिंग डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये आपकी एक हाइपोथर्मिक स्टेट होती है। ठीक है, 159 है मोस्ट मीडियल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, वो आपकी असेंडिंग फ्रेंजियल होती है। ये मैंने आपको पिक्चर्स भेजी थी। ये आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ना ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो इसमें जो है असेंडिंग फ्रेंजियल आपकी कौन सी है, 2 वाली, तो मोस्ट मीडियल। ये मोस्ट मीडियल शायद इसको वैसे हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स के लिहाज से तो हाँ ये मोस्ट मीडियल होगी। यहाँ पे तो सिर्फ सिंपली उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है कहाँ कहाँ पे जा रही हैं। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं सुपीरियर थायराइड, असेंडिंग फ्रेंजियल, लिंगुअल, फेशियल, ऑक्सीपिटल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, मैक्सिलरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल। फीवर में सेट पॉइंट हाई हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, ये वो स्ट्रेप वो पायरेक्सिया वगैरह का पॉइंट जो उतारते हैं। हाँ बिल्कुल, आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, स्वेटिंग इंक्रीज होती है, और अगर सेट पॉइंट इंक्रीज कर दिया आपका तो वो जो टेम्परेचर है वो फिर मज़ीद कम हो गया, मतलब हाइपोथर्मिक स्टेट हो गई आपकी बॉडी की। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इसमें। अच्छा, वो आपकी मीडियल ब्रांच जो है ना अपने आपको याद रखना, दोबारा अगर स्ट्रक्चर के लिए आज से देखनी हो तो ना दोबारा से मैं पिक्चर देख लूँगी इसके असेंडिंग फ्रेंजियल की। बाकी ये मैंने पिक्चर आप लोगों ने ग्रुप में भेजी थी तो मैंने वहीं से लिया है। तो ये इजी होता है आपके ब्रांचेस याद रखना, और इसमें सैनिक फाइनेंशियल मोस्ट मीडियल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 160, ब्लड टेकन फ्रॉम ब्लड बैंक विद इन हाउ मच टाइम ब्लड शुड बी ट्रांसफ्यूज्ड। तो विद इन 30 मिनट्स जो है ना आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देना है, विद इन 30 मिनट्स। अब ये एक आता है कि ब्लड बैंक से जो आप ब्लड लेते हो उसको वार्म क्यों करते हैं। हाँ बॉडी शिफ्ट का के होगा। लिए लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट राइट शिफ्ट। लेफ्ट। हाँ बिल्कुल, हाइपरथर्मिया हो जाता है ना, फिर वो पहले टेम्परेचर डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज। 161 है फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद इंसिशनल हर्निया विच लेयर कम्स आउट फर्स्ट आफ्टर स्किन एंड सबकट।
फैट्स, तो ये आपका ट्रांसवर्सालिस फेशिया आता है। ये बार-बार पूछते हैं कि ट्रांसवर्सालिस फेशिया, इट इज़ स्पेशल फीचर ऑफ कार्डियक मसल इज़ एक्सट्रैक्ट 70 to 80% ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड एट रेस्ट। ठीक है, एक तो अगर ये ऑप्शन हो तो आपने ये चूज़ कर लेना, एक्सट्रैक्ट 70 to 80% ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड एट रेस्ट। दूसरा इसका आता है कि एक्शन पोटेंशियल विद प्लाटो। ठीक है, प्लाटो के साथ प्लाटो भी प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों ऑप्शन चूज़ किए होते हैं। 163 इन हेल्दी मैन मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट में एक्सीड द ऑक्सीजन सप्लाई, तो वो आपके स्केलेटल मसल्स में होता है। एक्सरसाइज में जो है इसकी नीड बढ़ जाती है, तो इधर जो है आपके एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपका लैक्टिक एसिड एसिड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और पेशेंट को जो वो फटीग हो रही होती है ना एक्सरसाइज के बाद, वो लैक्टिक एसिड की वजह से हो रही होती है। 164 है रिगार्डिंग मेलाटोनिन ड्राइड फ्रॉम सेरोटोनिन। आपको पता है ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बनता है, फिर उससे आपका मेलाटोनिन बनता है। और एम्पुटेशन ऑफ लिम्ब पेन इज ड्यू टू फैंटम पेन। जब आपकी एम्पुटेशन हो जाती है लिम्ब की, तो फिर भी पेशेंट को जो एम्पुटेटेड पार्ट है उसमें पेन फील हो रही होती है, क्योंकि वो जो नर्व्स कट हुआ होता है, लेकिन वहाँ पे नर्व्स तो फिर भी प्रेजेंट होते हैं, नर्व एंड्स वगैरह। तो ये उसको फैंटम पेन या फैंटम लिम्ब कहते हैं। तो जो उसको पेन फील हो रही होती है। 166 वुमेन विद हाइपर थायरॉयड फीचर विद गोइटर डायग्नोज विद आयोडीन डेफिशिएंसी, कॉज ऑफ डेफिशिएंसी इम्प्रॉपर डाइट। बी इज ग्रेटर देन ए। न्यूरोट्रांसमीटर इन स्लो वेव स्लीप इज सेरोटोनिन। अच्छा, आपको पता है रेम स्लीप का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रेम का मतलब होता है नॉन रैपिड मतलब स्लो। तो स्लो वेव स्लीप भी इसी को कहते हैं, नॉन रेम को। तो उसमें सेरोटोनिन होती है। 168 है पेशेंट प्रेजेंटेड इन शॉक लाइक कंडीशन आफ्टर आरटी मल्टीपल सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज विच ऑफ द शॉक विच ऑफ शॉक इन दिस कंडीशन। अब ये पेरिफेरल वेजोडाइलेशन है, इसका सीक्वेंस मुझे जो है अभी भी नहीं मिला। ठीक है, शॉक की जो कॉज होती है ना वो एडिक्वेट ब्लड वॉल्यूम भी है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो दूसरा कॉज पेरिफेरल वेजोडाइलेशन भी होती है, इसी वजह से आपका शॉक डिवेल्प होता है। तो मैंने जो इसको पहले 16-17 में पढ़ा हुआ है वो इनएडिकेट जो है ना ब्लड वॉल्यूम ही पढ़ा हुआ है। तो खैर अभी आप जो ना पेरिफेरल वेजोडाइलेशन ही लगाएं। सीक्वेंस अगर मुझे मिला तो फिर मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। अभी की ना चेंज करें इसकी, लेकिन ये दोनों ऑप्शंस ठीक है आपके। तो शॉक डेवलप होता है आपका, तब पेरिफेरल वेजोडाइलेशन हो जाती है, और वो इसलिए होती है ब्लड वॉल्यूम आपका कम होता है, तो परफ्यूजन बेटर करने के लिए आपकी वेजोडाइलेशन हो रही होती है। ठीक है, अच्छा 169 इन सब मैंडिबुलर ट्रायंगल विच स्ट्रक्चर अलोंग विद लिंगुअल नर्व। अच्छा, लिंगुअल नर्व के साथ जो है ना आपकी कॉर्डा टेम्पनाई यूजुअली होती है, तो फेशियल नर्व होती है वो उसकी ब्रांच कॉर्डा टेम्पनाई उधर से वो उधर ही। ठीक है, ये आपका जो है ना लिंगुअल नर्व के साथ आपकी फेशियल नर्व है, और जो है ऊपर वो कॉर्डा टेम्पराइन की दी होती है उसने अपनी ब्रांच। ठीक है, तो ये अपने फेशियल नर्व याद रखना। वो मेलेनिन है, वो डी ऑप्शन नहीं हो सकता। हाँ, वो मेलेनिन होता है। अच्छा, आपकी लिंगुअल के साथ ना फेशियल नर्व होती है। 172 170 है I am female diagnosed with multi-drug resistance TB and taking second-line anti-TB drugs. After taking drug, she has developed enlarged thyroid anti-thyroid antibodies due to which drug he has developed thyroid problems, hypothyroidism। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एथियोनामाइड से जो है आपकी थायरो हाइपोथायरॉइडिज्म होता है एथियोनामाइड से। दूसरे एथियोनामाइड से आपकी बायलेटरल विजन लॉस भी होती है, याद है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, और आपकी जो ना बायलेटरल विजन लॉस भी एथियोनामाइड से ही होती है। 171 इंजरी टू ऑल नर्व बिहाइंड मीडियल एपिकोंडाइल। अच्छा, ये कौन सा सिंड्रोम होता है एपिकोंडाइल वाला, बिहाइंड मीडियल एपिकोंडाइल? एक तो मिड टनल होता है, हाँ, ये आपका क्यूबिटल टनल होता है। ठीक है, और इसका सिनेरियो हमेशा आता है तो ना दी होती है सेंसेशन लॉस्ट ऑफ लिटिल फिंगर। तो ये आपको पता होना चाहिए, अल्नर डैमेज होती है आपकी। ठीक है, पिक्चर होगी मेरे पास। ये अल्नर नर्व जो है डैमेज हुई है वहाँ पे, तो ये आपकी पार्टनर और डोर्सल वन थर्ड जो है ना दोनों के है, और इसको कहते हैं मीडियल क्यूबिटल सिंड्रोम। 172 है अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। अनकंट्रोल्ड माइटोसिस आपको पता है प्रोलिफरेशन न्यूक्लियस में होती है ना, एटिपिकल न्यूक्लियस एसोसिएटेड विद न्यूक्लियस। राइट एट्रियम इन्फेक्शन इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो पेक्टिनेट मसल्स, ये जो आपके रेगुलर रिजेस वगैरह प्रेजेंट होती है राइट एट्रियम, इनको पेक्टिनेट मसल्स कहते हैं। 174 when light is reflected in right eye, light reflex is absent in both eyes. When it is reflected in left eye, light reflex present in both eye. तो एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस।
जो है ना स्टेम ठीक नहीं है। अब आप ये देखो कि राइट आई में डाला है तो उसका डायरेक्ट राइट रिफ्लेक्स इज एब्सेंट इन बोथ आइज। तो ये आपको अच्छा इन राइट आई लाइट रिफ्लेक्स इज एब्सेंट इन बोथ आइज। इसका मतलब है डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों गए ना आपके। तो ये आपका डेंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस पे तो नहीं ना होगा, वो तो प्रीटेक्टम दूसरे डेंजर वेस्टफॉल को दिया होता है। ये आपको ऑप्टिक नर्व इसका बेटर ऑप्शन था या प्रीटेक्टम इसका बेटर ऑप्शन था, ठीक है। आप लोगों को किसमें ऑप्टिक ट्यूबरल टनल सिंड्रोम, ऑप्टिक नर्व डैमेज। हाँ अच्छा सॉरी, इसका बता रहे हो। यस, या अगर या तो आपका ऑप्टिक नर्व डैमेज है ना, तो फिर ना उसका डायरेक्ट जाता है ना उसका इनडायरेक्ट जाता है। सॉरी, दोनों जो है ना ट्रांसमिशन नहीं हो रही होती। अच्छा ये मैंने अभी कहाँ चला गया है इवेंट लाइट, आप लोग अभी तो था इधर। अच्छा सॉरी। अच्छा अब आप या तो इस इन लेवल पे ना, ये ब्लू ऑरेंज पे, ठीक है, ब्लू वाले पे तो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों नहीं आएंगे। अगर प्रीटेक्टम पे भी हो ना तो ये फाइबर्स आगे दे ही नहीं पाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, तो भी प्रीटेक्टम भी ठीक था। एडिंजर वेस्टफॉल अगर समझे लेफ्ट वाला डैमेज है तो लेफ्ट आई का जो है ये डायरेक्ट जा रहा है और राइट आई का इनडायरेक्ट जा रहा है, तो लेफ्ट का जो है ना डायरेक्ट लॉस होगा और राइट वाले का इनडायरेक्ट लॉस होगा, ठीक है। लेकिन जो आपकी लेफ्ट वाली इसका इनडायरेक्ट जो है दूसरे डेंजर वेस्टफॉल पे जा रहा है तो उसका इनडायरेक्ट आ जाएगा। समझ आया आपको? नहीं ओक्लोमोटर भी नहीं है, ओक्लोमोटर और डेंजर वेस्टफॉल का ना सेम होता है। ये क्वेश्चन डॉक्टर यशरा अभी भी नहीं समझ आया। ओक्लोमोटर इसका ठीक नहीं, इसका ऑप्टिक नर्व या प्रीटेक्टम ठीक है, ओक्लोमोटर का मैं आपको बताती हूँ। अब आप ये देखो, हम लोग देखते हैं राइट लेफ्ट वाले का ही ओक्लोमोटर। ये आपकी ऑरेंज वाली ओक्लोमोटर है ना, ये आपकी पैरासिम्पथेटिक प्री गैंग्लियोनिक लेके जा रही है सिलरी गैंग्लियो, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये कौन कौन से फाइबर्स लेके जा रही है ओक्लोमोटर, अपनी सेम आई वाले का डायरेक्ट और दूसरी आई वाले का इनडायरेक्ट, यही लेके जा रही है, तो यही लॉस होंगे। समझ रहे हैं आप? ओक्लोमोटर का समझ आया? हाँ ऑप्टिक, ऑप्टिक बेटर है। हाँ ये एक्सप्लेनेशन उन्होंने पीछे भी लिखा हुआ था, ओक्लोमोटर और अकोमोडेशन तो मिड ब्रेन में डेंजर वेस्टफॉल। वो अकोमोडेशन वाला बाद में। आपको ये लाइट रिफ्लेक्स का ये समझ आ गया ना कि ये स्टेम में थोड़ा इशू तो है, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी बिल्कुल भी इसमें नहीं बन रहे, तो आप ए लगा लो, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। हाँ और ये मुझे स्टेम ही मैंने फिर से दोबारा से इसकी वीडियोस देखी, दोबारा से इसको पढ़ा, तो ये स्टेम जो है सेम आई का अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जा रहा है ना तो वो डिकसेट या वो उससे पहले वाले लॉस होगा। तो उससे पहले क्या आती है ऑप्टिक नर्व और आपका प्रीटेक्टम। जब वो डिकसेट करके दूसरे डेंजर वेस्टफॉल को दे दिए उसने, ठीक है, तो या तो फिर दोनों ही डैमेज हो, लेकिन दूसरी आई का तो आ रहे हैं प्रेजेंट है रिफ्लेक्स, ठीक है। ये थोड़ी स्टेम या पुअर रिकॉल है या जो भी उन्होंने ऐसे उठा के दे दिया है, पर आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। ये सबको समझ आया ना? ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं 175 पे। ओके 175 ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट प्राइटल सेल्स, ये आपका ऑफ कोर्स पर्निशियस एनीमिया आपका। 176 इंजीनियर वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन, एक तो कंस्ट्रक्शन की हिस्ट्री, दूसरी प्लूरल प्लैक्स, यहाँ पे एस्बेस्टोसिस में होती है प्लूरल प्लैक्स। नोकार्डिया लंग, ये आपका ट्रामेटोपरिमेसिम एक्सेट ट्रीटमेंट नोकार्डिया का, और ये आपकी एब्सिस प्लस सुपरेशन कराता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ रूमेटिक फीवर में जो आपकी मायोकार्डाइटिस होता है। अब जो है ना ये माइटल स्टेनोसिस भी पेरिकार्डिस भी सारी उसकी जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस है, ये सब हो रही होती है उसमें, लेकिन जो डेथ होती है वो मायोकार्डाइटिस की वजह से होती है। विच वन इज फॉल्स रिप, तो ये आपकी 9 है, ट्रू वाली 7 है जो आपके स्टर्नम पे लगती हैं, 8 to 10 जो है वो आपकी सेवन्थ रिप पे लग रही होती है, और 11 और 12 तो वैसे फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, उनकी अटैचमेंट नहीं होती। 180 है स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू फोसा ओवैलिस, ये आपकी ग्रेट सेफनेस होती है। पीटी एबिलिटी जो है रिप्लेनिश आफ्टर एंटीबायोटिक्स यूज बाय गिविंग विटामिन के। एंटीबायोटिक्स के बाद आपके पीटी एबिलिटी दोबारा से नॉर्मल रिप्लेनिश कैसे होते हैं, जब आप जो है विटामिन के देते हो, क्योंकि उसी की डेफिशिएंसी होती है एंटीबायोटिक के बाद, तो आप जो है विटामिन के दे दो तो दोबारा से पीटी एबिलिटी आपके जो है नॉर्मल हो जाएंगे। क्या लिखा है, क्या लिखा है आज का? हाँ मोस्टली रिपीटेड था बिल्कुल, इसलिए हमने 2 बजे से पहले 136 पे कर लिया।
पेपर सर्जरी का इजी था, मोस्टली रिपीटेड था, 1-2 चीज़ें सिर्फ थोड़ी सी समझने वाली थी। अच्छा डॉक्टर मुनीब, सर्जरी कितना मुश्किल है, ऐसे मैंने तो देखा नहीं है पेपर। 1 to 35 MCQs करवा दूँ मैं, दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट की।